सभी सम्मानित सदस्यों का आज की जूम मीटिंग में बहुत स्वागत है। गरिमा जी, लाइट आ रही है पूरी क्या? ठीक है, चलो आज हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर जुड़ गए हैं। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम। और हैंड रेज किया हुआ है किसने? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। मोनिता जी हैं और सोनिया जी हैं, गोयल साहब हैं, प्रकाश जी हैं, रेनू जी हैं, नीति जी आ गए, मीनाक्षी जुड़ गए। तो सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की मीटिंग शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात। तो अब जो है आज दो बातें हैं। एक तो 7th हाउस के ऊपर चर्चा होगी और उसके लॉर्ड के ऊपर चर्चा होगी। दूसरा जो है नक्षत्रों का, मैंने कहा था कि इसको प्रिंट कर लेना और अपने अपने जन्म नक्षत्र को चेक करना है, इसमें से कौन से नंबर पर आता है, वहाँ अंडरलाइन करके उससे आगे काउंट करके कौन सा नक्षत्र आपको डेली डे टू डे लाइफ में क्या असर दिखाता है उस पर चर्चा करनी। तो सबसे पहले हम 7th हाउस के बारे में चलेंगे। 7th हाउस जो है वो हमें दिखाता है मेन तो मैरिज संबंधी, पार्टनर पार्टनर कोई भी हो, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी शो करता है ये, छोटे लेवल का। और इसके साथ में मैरिज से संबंधित जितनी भी बातें हैं सारी इसमें देखी जाती है। ससुराल को शो करता है, किस प्रकार का ससुराल होगा उसका, इलाज। इसके अलावा कानूनी परेशानियां किस प्रकार की आ सकती हैं, ओपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं, अगर कोई इलेक्शन में है तो उसको सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा मिलेगा, तो उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो आज ये 7th हाउस कैटेगरी से देखते हुए डेली इनकम को भी हम देखते हैं। डेली इनकम आ रही है तो कितनी आ रही है वो भी यहीं से पता लगता है। अब इसका लॉर्ड 7th हाउस का जो लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए, तो अभी जितने भी मेंबर हैं इनके 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 1st में छाया जी के हैं सर हाँ जी सर, मेरा है। और एक सज्जन और होने चाहिए जिनका जयश्री जी का, दो व्यक्तियों, दो मेंबर्स का 1st हाउस में है। तो 1st हाउस में जब 7th का लॉर्ड जाता है तो मैरिज जो होती है वो जान पहचान वालों के माध्यम से ही हो पाती है। तो आपकी जो मैरिज हुई थी वो कैसी लाइन पे हुई थी, कैसे हुई थी? सर हाँ जी, सर मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर एक ही स्कूल में टीचर थे। हम्म तो मतलब बचपन से उनके घर में आना जाना था। हम्म तो मतलब जानते थे वैसे, नहीं जानते थे, मतलब दीदी को जानते थे मेरे मम्मी को। हम्म तो मतलब कहने क्या हुआ, जो मैंने कहा जान पहचान वालों से, खुद की जान पहचान जानकारी जैसे होती है, आना जाना जैसे बता रहे हैं, तो जान पहचान होगी ना। जी तो एक कुंडली बोल ली है ना कि ऐसा कर कैसा होगा, तो आपको पकड़ में आ रही बात? जी भाई साहब। हाँ, ऐसा ही कुंडली को पढ़ने का तरीका यही है। अब इसके बाद जब 2nd हाउस में जाता है तो जो परिवार है हमारा, उस परिवार में शादी से पहले परिवार होता है, माता पिता बहन भाई सब वगैरह, तो उन सब के माध्यम से परिवार के अंदर ही रिश्ता कहीं मिल जाता है और नज़दीक होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, विद इन 150-120 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही हो जाता है। तो 2nd हाउस में किसी का मेंबर का नहीं है। और 3rd हाउस में जब जाता है उसका लॉर्ड, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग लॉर्ड होंगे 7th हाउस के, और 3rd हाउस में बैठा होगा उसके हॉरोस्कोप में। तो उर्मिला जी का है 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ 7th हाउस का लॉर्ड।
अब उर्मिला जी का जो शादी हुई है वो उसके यानी भाई बहनों के माध्यम से ही होती है, तो भाई बहनों के माध्यम से ही हुई होनी चाहिए, होती होनी चाहिए। ये उर्मिला जी अगर जुड़े हैं तो बता पाएंगे, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ से। और इसके बाद 4th हाउस में जब जाता है 7th का लॉर्ड, तो 4th हाउस में माता का घर होता है। तो माता के घर से यानी कि ननिहाल से ये रिश्ता तय होता है, वहां से माता इन्वॉल्व होएगी या उसका भाई इन्वॉल्व होगा या उसके बहन यानी मौसी इन्वॉल्व होएगी, उसके माध्यम से सारे रिश्ते तय होते हैं। और जिस जगह पे रहते हैं उस जगह के आसपास का जान पहचान और जगह के आसपास के माहौल में ही होएगी, ज़्यादा दूर नहीं होता। पंचम भाव में जिसका होता है एक्सक्यूज मी सर, सर जो थर्ड है, थर्ड का नहीं बताया, थर्ड का अपने पराक्रम से होता है तो हाँ, पराक्रम तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, परंतु जो बेसिक शुरुआत होती है वो पराक्रम भी हो सकती है, क्योंकि जितने एट्रीब्यूट्स है ना थर्ड हाउस के उन सब से मिलेगा। और 8वें घर के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे वहीं से मिलेंगे। मैंने तो एग्जाम्पल बताया अभी, बहन भाइयों के माध्यम से रिश्ता तय हो गया, किसी की बहन पढ़ रही है, कोई भाई पढ़ रहा है, तो वो जाके कहता है कि ऐसा करके आया, तो बात चल पड़ी, तो ऐसा करके शुरुआत होती है। तो बहन भाइयों के माध्यम से होता है थर्ड में। या पड़ोसी, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, वहां से भी पता लग जाता है, पता लगता है। तो रिश्ता जो होगा वो दूर होगा थर्ड हाउस वालों का, परंतु पता लग जाता है। और 120 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर रहता है जनरली। और दूसरा 4th हाउस में आने से तो माता के द्वारा या माता के जो रिलेटिव हैं उसके माध्यम से। 5th हाउस में जब आता है तो ये रोमांस की जगह पे, पिकनिक की जगह पे, स्पोर्ट्स की जगह पे, कहीं गेम्स की जगह पे, या कोई इनोवेशन के द्वारा, या खुद के प्रेम प्रसंग है उससे ये लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। जिनका भी होगा, अपने ग्रुप में एक तानिया जी का है, तो उनके तो बड़ी शादी हुई नहीं अभी, पर वो चाहेंगे तो इस तरह से माहौल मिल जाएगा उसमें। अब है 6ठे हाउस में, तो 7th का 6ठे जाने का मतलब ये हो जाता है, अपनी उसको में किसी का भी नहीं है, ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, पर शादी की बात चल रही है तो हम ऐसा कहेंगे कि 6ठे घर में जाने से भी जो माता के छोटे बहन भाई हैं उनके माध्यम से, या हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के संबंधित कार्यों से, या 6ठे भाव होता है हमारा लोन लेने वाला, लोन लेने की प्रक्रिया के दौरान ऋण, या जो होता है लोन के साथ में आदमी की बीमारी से जुड़ा होता है। तो आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हुई और बीमारी के बाद में आप कहीं गए चेक कराने के लिए, वहां से मुलाकात हो गई, तो कुछ बहाने ऐसे बनते हैं। अगर 7th का 7th में बैठा हुआ है तो 7th का बैठा रवि किंद्रा जी का है और हिमांशु जी का है, तो इन दोनों का है। तो 7th का मतलब हुआ कि माता की माता, यानी माता इन्वॉल्व नहीं है, परंतु माता की माता का जो परिवार है उसमें से कोई लिंक बनता है और वो काम होता है। या बिजनेस कर रहे हैं आप, उस दौरान वहां पे हो जाता है बात, या सामने से अचानक मुलाकात होती है तो उसमें कोई बात बन जाती है, तब होता है। अब रवि जी जुड़े नहीं शायद आज, तो कन्फर्म बात से हो जाएगा। अब 8th हाउस में जिनका चला गया, तो 8th हाउस में है रूपाली जी का है, मोनिता जी का है और गरिमा जी का है। अपनी कुंडली चेक कर रहे हैं ना आप लोग, मोनिता जी, गरिमा जी, 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस में जो सर होता है वो शुक्र ना, सर शुक्र को देख रहे हैं ना, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में देखिए कौन है। शुक्र है ना। हाँ, शुक्र चला गया आपका 8th हाउस में। तो भाई जी मेरा तो 10th में है। चंद्रमा है आपका 7th हाउस का लॉर्ड, आपके 7th हाउस का अच्छा लॉर्ड अच्छा, चंद्रमा जी है। जी जी। आप
आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी में? ये चला गया 8th में। अब 8th में जाने का मतलब ये हुआ कि अचानक बहुत शॉर्ट पीरियड में सारी कार्रवाई हो जाती है। फिर ये से बोले तानिया जी सर, ने अचानक अचानक आपका रिश्ता तय कैसे हुआ था? यानी पता सबसे पहले जानकारी कैसे पता लगी थी आपको? अपनी शादी के बारे में जानकारी पहले मैसेज कैसे पता, आपको किसको प्राप्त हुआ था, कैसे पता लगा था आपको, किसके माध्यम से? मुझे ही पता लगा। आपको पता ही नहीं शादी कर दी किसी ने? नहीं मतलब जो बात हुई थी, हाँ, बात बात कैसे जब शुरू हुई थी, किसने बताया था आपको शुरुआती दौर में? सबसे पहले आपको कैसे पता लगा कि शादी के लिए आपको कोई देखने आ रहा है या आप देखने जा रहे हैं? सर मैंने बताया था कि हमारे यहाँ तो बहुत पहले से आना जाना था ना, तो देखने दिखाने वाली बात ही नहीं थी। तो रिश्ता, मेरे बात को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, बड़े माइन्यूटली से चलिए। सबसे पहले आपको ये चर्चा हुई तो आपको एहसास हुआ तो किसके द्वारा हुआ? हस्बैंड के ही द्वारा हुआ था भाई जी, है? हस्बैंड के ही द्वारा हुआ था। यानी डायरेक्ट होगी बात? हाँ जी, उन्होंने डायरेक्ट प्रपोजल पूछा मिल गया था था ना, क्या? पूछा था उन्होंने। जी जी। यानी प्रपोजल डायरेक्ट मिल गया? हाँ जी जी जी। आपने सोचा था क्या उसके बारे में? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? अचानक सामने आया, बात खत्म हो गई। जो पहले प्री प्लान नहीं था और अचानक। तानिया जी से मैं अभी जुड़े हैं, इनका क्वेश्चन है कि अभी मेरे को तो ये देखना नहीं आता, तो आप की हॉरोस्कोप है आपके पास? तो हॉरोस्कोप देखिए, 7th हाउस का जो लॉर्ड है, मैं आपको अभी कुंडली बना लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद बताना मेरे लिए आसान हो जाएगा और फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये कुंडली दिख रही है क्या आपको? दिख रही है? नहीं जी दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। ये 6 नंबर नजर आ रहा है? हाँ 6 नंबर का जो 7th हाउस है, दिख रहा है। ये 7th हाउस है। 7th हाउस कैसे बना? पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो 7वां ये जो ग्रह भाव है या घर है, ये फिक्स है ये। यानी जितने अच्छा स्टार्स इसमें हैं यूनिवर्स में, उन पे जो राशि घूम रही है वो 6 नंबर की राशि आ रही है। ये राशि मूवेबल है, घर मूवेबल नहीं है, फिक्स है। वो स्टार्स फिक्स माने जाएंगे, सिर्फ उसके आगे का पर्दा ही चेंज हो रहा है। इसका जो ओनर है छठे घर की राशि का, यानी कन्या राशि का, वो बुध ग्रह है। वो चौथे घर में, पांचवें घर में बैठा, चौथे नंबर की राशि पे। नजर आ रहा है आपको? ये 6 9 3 ये 6 का जो लॉर्ड है 7th हाउस का, वो आपके 5th हाउस में चला गया, 4 नंबर अच्छा की राशि में। राशियां बदल रही है ना, तो हाउस फिक्स है। 5 ठीक है। नंबर का हाउस बोला जाएगा ना, 1 2 3 4 और 5। शुक्र के साथ बैठा हुआ है, देख लिया? हाँ जी अब 19 डिग्री पे है तो काम करेगा ये ये जो घर है इनोवेशन का है, पिकनिक मनाने का है, रोमांस का है, कहीं मन चाहे जगह आनंद प्राप्ति का है। और इसका शादी वाला घर वाला जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठ गया। तो इसका मतलब ये निकलता है, आप जब शादी करना चाहेंगे, अभी चॉइस आ जाए, चाहेंगे अपने आप नहीं हो जाएगी। चाहेंगे तो आप किसी पिकनिक वाले स्थल पे, या जैसे आप टूरिंग करते हैं, टूरिस्ट बनते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे मुलाकात हो जाए, वहाँ पसंद आ जाए आपकी पसंद का, या जो आपसे रोमांस करें उसके वैसा, जो चाहे वैसा ही होगा। और साथ में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि किसी फ्रेंड्स या आपसे उम्र में बड़ी लड़की, लेडीज के द्वारा ही होगा, अगर आपने ऐसा प्लान किया तो। अब हम चले थे 8वें घर में। 8वें घर की बात सर होगी। सर अगर 7th में कुछ नहीं लिखा है तो, 7th हाउस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो? नहीं लिखा हो तो तानिया जी के भी कहाँ लिखा हुआ है? इसका मालिक तो होता है कोई राशि का। 6 नंबर राशि बुध ग्रह यहाँ आ हाँ गया। हाँ। आपका चंद्रमा यहाँ चला गया था, 4 नंबर की राशि है, उसका मालिक यहाँ चला गया था। जैसे मेरे बेटे के में 7वें नंबर में ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं लिखा है,
इसका मतलब उसपे राशि जो लिखी है ना, उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है वो उससे पता लगेगा। ओके, अच्छा 7वीं राशि का ना? जी हाँ, जी, इसके अलावा आप ठीक। देखें तो 7th का लॉर्ड जब 9th में चला जाए तो अपने ग्रुप में जो थे मेंबर बैठे हैं उनमें 9th का पीडी गोयल जी का है। गोयल जी 8th का बताया ना। अच्छा, अचानक मैंने बताया जैसे इन्होंने बोला, और मैं आपको बता दूं इस 8th हाउस के जितने एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या हैं। शमशान घाट भी उसी का ही है, शोक सभा भी उसी का ही है, और अचानक नजर आ गया, अचानक विचार आ गया, अचानक ख्याल आ गया। आप शोक सभा में कहीं चले गए गलती से और वहां पसंद आ गया आपको, बात हो गई। आप किसी को पूछने चले गए, बेचारा परेशान है, पूछने चले गए, उसके दुख तकलीफ में सहयोगी बनने चले गए, अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, वहां पता लग गया तो वहां बात हो गई। तो आपका जो जीवन साथी है वहां मिलेगा, यानी जीवन साथी हमारा कहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा। अगर हम भी इसके बात सर करें जैसे बिजनेस आपने बताया था कि एक घर आगे अगर होता है तो वो अच्छा माना जाता है, जैसे 7वें हाउस का 8वें में है मेरे में जैसे, तो ऐसा इसको भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, उससे जो लाभ मिलेगा वो अगले घर से मिलेगा, तो अच्छा है, लाभ मिलने वाली बात आती है। अब अच्छा। चूंकि एट हाउस का खुद का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, वो दुख हाँ। तकलीफ पीड़ा का कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद पीड़ा बड़ी होगी, दुख तकलीफ बड़े होंगे। तो अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। मैंने शादी की जी जी। बात की, परिणाम के बारे में बात नहीं की अभी, शादी ही की बात की है। वहां पे शादी का जुगाड़ बनता है, बात बनती है। अब उसके परिणाम कैसे होंगे क्या नहीं होंगे वो तो फिर मैटर है, उस घर के एट्रीब्यूट से जुड़ता है। और उसको रेक्टिफिकेशन का बताया भी। 8th हाउस ज्योतिष सीखने का भी है, वास्तु का भी है, अकल्ट साइंस का भी है। अगर आप इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं तो आप 8th हाउस के जो नेगेटिव पार्ट है उसको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये चॉइस आपके पास है। 9th हाउस में गोयल साहब है। गोयल जी आपका, गोयल से सुन रहे हैं क्या आप? पुरुषोत्तम जी चले गए। 9th हाउस होता है धार्मिक यात्राओं का, धार्मिक स्थानों पे या पिता के परिचित के द्वारा शादी का बंदोबस्त होता है। तो 9th हाउस पिता का है, पिता के द्वारा, या आप धार्मिक यात्रा करने गए, वहां पे लोग मिल गए, वहां बात हो गई। या एनजीओ का भी होता है, एनजीओ में कहीं आप सर्विस दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका काम हो गया, मुलाकात होगी, बात बन गई। और 10th में चला जाए तो 10th में है सोनिया जी का। हाँ जी सर। तो पिता के परिवार, अब पिता के परिवार, चाचा ताया हम जो भी होते हैं, या उनके जो मेंबर्स हैं, पिता की फैमिली के द्वारा आपका रिश्ता तय होना इसके हिसाब से बनता है। क्या ऐसा ही हुआ था? सर सिस्टर के द्वारा हुआ है। आपके सिस्टर के द्वारा? हाँ। शुरुआती जो मैसेज मिला था वो सिस्टर ने दिया था या कहीं और से आया था? सिस्टर सिस्टर के द्वारा आया है। सिस्टर के द्वारा आया, इसका मतलब छोटी सिस्टर बड़ी है। बड़ी 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 सिस्टर। तो 11th हाउस आपका इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ 10th में आपका है और 11th का असर मिल गया। तो उसमें फिर भूमिका माता ने ज्यादा पहल की या पिता ने ज्यादा पहल की? पिताजी ही आगे रहते हैं। हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पिता मतलब पिता इसमें सक्रिय भूमिका में आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो 10th हाउस मैंने बताया पिता की फैमिली, तो पिता की फैमिली में आप भी तो उसी के अंदर आ गए। पिता की फैमिली के बहन भाई हो गए और खुद के परिवार भी हो गया। तो इसका मीनिंग निकला पिता का परिवार, करेक्ट। तो ये बात वहां पकड़े में आ गई, ठीक है। तो ऐसा साथ भी में हो, शनि भी है, बुध के साथ शनि भी है 10th में। हाँ, बुध के साथ शनि है ना, तो आपको एनालिटिकल पावर बहुत देता है, बहुत मतलब आप गहराई से किसी चीज को अध्ययन करने में सक्षम है। तो ये उसका परिणाम है। और 10th हाउस के अंदर शनि का होना मतलब जितने यहाँ पे स्टार्स उपलब्ध हैं, तारे जितने उपलब्ध हैं,
जितने नक्षत्र यहाँ पे फिक्स हैं उनसे आपका ओवरऑल जीवन जो है अथॉरिटेटिव रहेगा, परंतु स्ट्रगल के साथ साथ ऐसा रहेगा कि खुद का पानी खुद को ही तैयार करके पीना होगा। अथॉरिटी रहेगी, परंतु आपको मजा तभी आएगा जब आप खुद अपना काम अपने हाथों से कर लेंगे। जी किसी सर। के द्वारा किए गए कार्यों से आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अब पता है ऐसा लगता है सर, अब ईश्वर साथ में है ना, तो अब बहुत इजी सा लगता है। अब कोई टफ, अब जैसे भी जो भी बोलते हो सर एकदम सही ट्रुथ है एकदम। लेकिन ये लगता है कि अब ईश्वर जान गया है, मतलब ईश्वर अंदर है, तो कुछ लगता ही नहीं सर। अब कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी कुछ भी नहीं लगती, आसान हो गया, अच्छा लगता है। तो ये आपने अपने जीवन को साध लिया ना ज्योतिष के अध्यात्म से। आपने अपना 8वां नंबर, 8वां जो राशि है आपकी जिसमें चंद्रमा शुक्र और राहु बैठे हैं, इसको आपने एक्टिवेट कर लिया। तो इसके जो नेगेटिव पार्ट थे वो खत्म होते चले गए, पॉजिटिव बढ़ते चले गए। अगर आप ध्यान साधना में या अध्यात्म के रास्ते पे नहीं आए होते तो आप दुनिया की दुखी स्त्री बनी होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते इससे बेटर था तो सुसाइड कर लो, ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कई बार ख्याल भी आए होंगे पहले। बिल्कुल तो सर। वो हैं, तो वो ख्याल क्यों आए थे? राहु और चंद्रमा इकट्ठे हो गए तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव विचारों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया। परंतु जैसे ही आप अकल्ट साइंस से जुड़े, धीरे धीरे वो और कम हो गया। तो छाया जी ने हाथ रेंज किया है, बताइए छाया जी क्या जानना चाहते हैं? सर जैसे 10th हाउस में है, उसका 7th का लॉर्ड 10th हाउस में है, शनि है, लेकिन साथ में राहु भी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे भाग्य का स्थान भी होता है 10th हाउस। नहीं, 9th होता है भाग्य का स्थान। सॉरी 9th हाउस, 9th हाउस में चला गया जैसे शनि के हाँ, साथ, 9th लेकिन में है। साथ में 9th में। अब मैं छोटी सी बात जो आगामी बताने वाला हूँ आपको वो ये है, कुछ घर ना फिक्स किए हुए हैं जिनके जैसे 12 घर है ना पूरे, तो 12 जमीनें मिल गई, 12 तरह की जमीन है। अलग अलग जमीन से क्या पैदावार होगी? अब 7th हाउस से पैदावार जीवन साथी की है या हमारे मैरिज की बनती है, तो ससुराल की जमीन है, तो अलग अलग जमीन है, मैं भी बताऊंगा। तो जब 9th हाउस में जाता है वो 7th का लॉर्ड, तो वो शादी, अच्छा उसका शादी का जो सिलसिला बनेगा वो धार्मिक स्थान में धार्मिक यात्रा के दौरान किसी एनजीओ के माध्यम से कोई सेवा भाव में कार्य करते हुए होगी, या उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के दौरान वहाँ पे किसी से मुलाकात होगी तो वहाँ हो जाएगा। अगर पंचम इन्वॉल्व है तो लव मैरिज हो जाएगी, अगर पंचम इन्वॉल्व नहीं है तो लव मैरिज नहीं होगी। अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया अब तो? जी सर, लेकिन जैसे सर इसमें हम 7th को लाइफ पार्टनर है, तो इससे ये भी इंडिकेट होता है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, या फिर सिर्फ हाँ कहाँ से होगी? हाँ, ये बात अब आगे गहरी बात आ गई। जो 7th का लॉर्ड है, पहले देखो कितनी डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है और फिर वो किस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो जो रंग रूप उसका होगा वैसे ही उसको वैसा लंबाई चौड़ाई सब पता लग जाती है, मिल जाता है। थोड़ा और गहरे वाला पॉइंट हो गया तो लंबा हो गया ना थोड़ा सा, अभी तो इतने देखना है। अभी तो आपका प्रश्न आगामी एडवांस वाली बात है, सब पता हाँ लग जी। जाएगा। मैंने अभी कल एनालिसिस किया था किसी का, दिल्ली की कुंडली थी, तो बताया 5 फुट 3 इंच की पत्नी मिलेगी और इस दिशा में मिलेगी, यहाँ से मिलेगी इतने किलोमीटर दूर से मिल जाएगी और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वो कह रहे बहुत ऐसी मिल रही हैं, कर नहीं रहे। तो मैंने कहा 6 बिंदु मैंने और भी लिखे साथ में, शादी बेमेल होगी। शादी बेमेल होगी, पहला पॉइंट था हाइट में अंतर होगा, दूसरे में कलर में होगा, तीसरे में ऐसे करके बिंदु लिखिए। तो कहते हैं जो आप बता रहे हो तो सही है, मेरे हाइट 6 फुट के आसपास है, मेरे को 5 फुट 1.5-2 इंच की मिलती है। मैं कहा इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं, मैक्सिमम 3 इंच। कहता वही मिल रही है, मैं मना कर देता हूँ। मैं कहा भाई मना ही करता रहेगा, फिर इस पीरियड में शादी कर ले, बात खत्म। तो वो ये सर टेक्निक है बताने की, सब समझने की। तो आदमी की सच्चाई पता लग जाएगी तो फिर क्या होगा, काम हो जाएगा ना। तो अब रही बात, आगे बढ़े। सर सर वो क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे 7th का लॉर्ड 9th में हो लेकिन साथ में राहु हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर राहु, राहु जो होता है वो ग्रह नहीं है, पहला तो मैं बता दूं, ये एक फोर्स है, अज्ञात, अदृश्य। जैसे मोबाइल के अंदर सिग्नल आ रहे हैं ना, तो सिग्नल राहु है।
तो राहु वहां बैठता है तो वो क्या करेगा, इस कार्य को बढ़ा देगा, जल्दी में तुरंत फुर्त में करवाएगा, कंफ्यूजन में ले जाएगा वो, यानी एनालिसिस करने नहीं देगा, जांच पड़ताल नहीं करने देगा, फट से काम कराने का प्रयास करेगा। तो वहां सावधानी होनी चाहिए। ठीक बात है समझ सर। में आ गई? जी जी सर, जैसे शनि और राहु दोनों बैठ के 9th हाउस में, और शनि धोखा हो 7th सकता हाउस है, का लॉर्ड है। धोखा हो सकता है, राहु धोखा भी है, और शनि के साथ जब मिल जाता है धोखा जरूर होता है जीवन में। सोचा क्या था, हुआ क्या, ये राहु की क्वालिटी है। ताने जी मुस्कुरा रहे हैं पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा है, ठीक है मुस्कुराना अच्छा ही होता है, शुक्र ग्रह सबका ठीक रहता है। नहीं, मुस्कुराना बुध ग्रह, हंसना शुक्र ग्रह। आप देखो 2 ग्रहों की बात कर दी। अगर आप मुस्कुराएंगे दिन भर तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, चेहरे की 32 जो नाड़ियां हैं वो सारी एक्टिव रहेंगी, और अगर आप हंसते रहे तो शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा, यानी कुंडली में कहीं खराब भी पड़ा है तो भी ठीक हो जाएगा। ये टेक्निक आपको कोई इसकी जगह उपाय करने की जरूरत नहीं है, इससे ठीक हो जाते हैं। हंसते हंसते बात करो सारी। अब आगे बढ़े थे तो छाया जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि नहीं? सर सर, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलेंगे, बोलिए। सर 7th और 9th के अगर लॉर्ड इंटरचेंज हो जाए, 7th हाँ, में चंद्रमा और 9th में वीनस शुक्र हम्म। इंटरचेंज हो जाए तो इसका? तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उस क्या जो स्पाउस है या पत्नी है या पति जो भी है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, वो अक्सर धार्मिक स्थानों में आना जाना लगा रहेगा उसका। ठीक है। अब क्लियर हो गया? जी जी। मतलब परमानेंट संबंध हो गया उसका, यानी वो एनजीओ चला रहा है, या हायर एजुकेशन का कोई स्कूल चला रहा है, या वो खुद टीचिंग के अंदर खुद है, जिसको बार बार जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, गाइड करने के लिए, या कोई गुरु बन गया है तो 9th हाउस में इन्वॉल्व हो गया है, तो जीवन साथी भी है उसका। हाँ, ये बात और नहीं निकल के आ गई। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th में चला जाएगा और 9th या 7th में आ जाएगा तो यकीन करो दोनों में से कोई ना कोई एक जना भविष्य में आध्यात्मिक पथ पे काफी उन्नति करने वाला है। ये मीनिंग भी निकल गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस, तो अपने साथ महावीर जी जुड़े हुए हैं भाई साहब। हाँ जी। इनके आपका 7th हाउस का लॉर्ड 11th में गया हुआ है, हाँ जी। और अकेले आप ही हैं। इसका मीनिंग निकला कि शादी का जो फैसला था, या जो कि शुरुआती दौर में बात चली होगी, तो वो आपके बड़े भाई साहब या कजिन या मित्र मंडली में से कहीं से प्रपोजल आया होगा। क्या ऐसा ही है? नहीं, बड़े भाई तो है नहीं, और मित्रों का तो फिर इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, 11th हाउस जो होता है बड़े बहन भाइयों का, हाँ, बड़े या भाई का होता है, बड़े भाई का होता है। बड़े बहन पर भाइयों मैं, का, बहन भी हाँ, हो मैं तो सकती है। घर में बड़ा हूँ, बड़ा भाई कोई है नहीं। तो कजिन्स वगैरह में तो फिर हुआ कैसे था? वो पिताजी के कजन की तरफ से बात हुई। अच्छा, इसका मतलब हुआ 9th हाउस से 3rd है पिताजी का, 9th हाउस से पिताजी का हो गया, हम्म। और 3rd हाउस पिताजी के छोटे बहन भाई, हाँ, पिताजी के छोटे बहन भाई कजन। 3rd हाउस, हाँ। कजिन भी हो सकते हैं और हम्म। छोटे हो सकते हैं उम्र में। हाँ, छोटे तो है, पिताजी, पिताजी सबसे बड़े थे। हाँ, तो पिताजी के जो छोटे बहन भाई थे उनके माध्यम से, हम्म। या बड़ी बहन से खुद की, या बड़े भाई से, या मित्रों से, या 11th हाउस जो होता है गेन से, यानी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ होता है जब किसी का कोई इच्छा अनुसार कोई प्राप्ति हो जाती है, तब उस वक्त जो लोग मौजूद होते हैं उनमें से कोई पसंद आ जाता है, यानी समाज है ना। हम्म। 11th हाउस जो होता है वो गेन्स का है, यानी जो भी आप कर्म करेंगे उसमें जो गेन्स, यानी प्राप्ति, उपलब्धि प्राप्त होगी। किसी को मेडल मिला, कोई कोई खेलते वक्त या कोई और स्कूल में, उस वक्त के कार्यक्रम के दौरान कोई बात हो गई, तो वहां पर भी हो सकता है। तो पिता का, आपका पिता के छोटे बहन भाइयों, कजिन्स वगैरह से जैसे बताया, बिल्कुल सही है। तो मैरिज का ऐसे होता है। अपनी बात 12th हाउस की, तो 12th हाउस में हमारे साथ जितने मेंबर जुड़े हैं उनमें से नीति जी का है।
है ना। 12th हाउस में होने से क्या हुआ, अब 12th हाउस होता है हॉस्पिटल की यात्राएं करने से, एक्सपेंस करने से, ध्यान साधना के स्थल पर या घर से बाहर जा कर के हम जो है दूर की कोई यात्रा करने जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं या कोई हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, एक्सपेंस करने जा रहे हैं, मॉल में खड़े हैं कहीं या किसी होटल में खड़े हैं या कहीं पे एक पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस दौरान। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें 12th हाउस होता है खुद से 12वां घर होता है। तो जब कभी वैसी घटना घटी हो तो उसके दौरान बात पता लग जाए। तो मैं नीता जी आप बताएंगे कैसे हुई थी आपकी शादी की बात। हाँ, घर से रिलेटिव ही थे, उन्होंने पूछा। नहीं, उन्होंने रिलेटिव ने, कौन से रिलेटिव? उनके रिलेटिव से, उनके रिलेटिव। मिस्टर के साइड से। अच्छा, उनके रिलेटिव थे और आप घर से बाहर की तरफ गए हुए थे, क्या हुआ था, घटना पता कैसे हाँ, लगा? हाँ, मैं ऑफिस में थी। आप ऑफिस में थे ठीक है, तो वहीं पे कार्रवाई होगी। हाँ, उन्होंने उधर देखा मुझे। अच्छा, आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा और बात बन गई, चलो अच्छी बात होगी। तो ये 12th हाउस आपका ये, यानी रिश्ता कोई लाया नहीं, डायरेक्ट मामला हो गया। तो इसको बोला जाएंगे आप जॉब कर रहे थे 10th हाउस वाला, आप जॉब होता है 6th हाउस, जॉब होता है 6th हाउस, और वर्क प्लेस जो होता है जहाँ पे आप काम कर रहे थे वो होता है 10th हाउस। और जब आप वहाँ पे थे तो इसके बाद में 12th हाउस कहाँ से आया? 12th हाउस आया कि जो वहाँ जो लोग थे यानी उनकी तरफ से, उनके मित्र मंडली की तरफ से कुछ हुआ था क्या? उनके चचेरे भाई से। हाँ, उनका जब 11th हाउस 10th हाउस से जब देखेंगे 3rd हाउस तो बनेगा 12वां घर बनेगा। तो उनके छोटे बहन भाई, चचेरे भाई वगैरह, कजिन्स वगैरह। तो आपका वर्क प्लेस पे कार्रवाई हुई और अंजाम मिला आपको उनके जो मिस्टर थे उनके भाइयों के माध्यम से। तो ये कुंडली को पढ़ने का तरीका है कोरिलेट करने, क्योंकि बड़ा विशाल शब्द है ना, हम छोटी सी लाइन में समेट नहीं सकते इसको। इसको गहरे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया ना अभी घटनाएं कैसे घटती हैं। इसका मतलब था शादी तय थी पहले से, हम तो सिर्फ अपना ठप्पा लगाया, हमने देखा था कि ये पहले से सब तय था, पूरे यूनिवर्स में पहले से सब चीज़ें तय हैं, हम सिर्फ उसको परफॉर्म अगर करते हैं। ये पता लग गया इस बात सर से? तो अगर कोई मन में प्रश्न हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर किसी के मन में प्रश्न हो? सर मेरी आवाज आ रही है? अरे आपकी मेरी आवाज आ रही आवाज आ है। रही है? हाँ जी मोनिता जी बोलिए। सर 7th हाउस में अगर नेपच्यून और यूरेनस है और 10वें उसका मालिक जो है शनि वो 9th हाउस में बैठा है केतु के साथ, इसका क्या मतलब हुआ सर? मैंने अभी बताया ना, 7th हाउस जी। आपको पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए, यूरेनस नेपच्यून हर्षल इनको हटा दीजिए, ये ओके, कोई खास मीनिंग नहीं निकलते, पहले ही बोला था। जी अब जो 7th में इसका जब जो बैठा, लॉर्ड है वो 9th में बैठा है, 9th में केतु के साथ 7th बैठा है। हाउस में। जी जी, केतु में शनि। बैठने का मतलब होता है अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जाने वाला, और ओके। संसार की यात्रा करनी राहु और अध्यात्म की यात्रा करनी तो केतु। हम्म। ये क्वेश्चन भी है, मैं बात करता हूँ। तो 9th में मैं बताया ना, धार्मिक यात्राओं के दौरान या किसी एनजीओ के दौरान या किसी आश्रम में जाके बात बनती है, पिता या पिता के द्वारा ना? या पिता के द्वारा। ओके। बता चुका हूँ। हम्म। तानी जी जी बोलिए। में जो 12th हाउस है उसमें लिखा हुआ आ रहा है LA15, जो मेरा चार्ट है। LA15 नहीं, आपका चार्ट मैंने दिखाया था ना अभी आपको। नहीं, जो मैं इधर से देख रही हूँ उसमें ऐसे लिखा हुआ है LA15। 12th का 11 नंबर लिखा हुआ वहाँ पे। हाँ, तो इसका लोड 12th का लोड आ गया अपने घर से पीछे 10वें में आ गया, 11वें भाव में आ गया, और शनि दोनों का मालिक बनता है ना, तो 12वें का मालिक भी वही है, 11वें का मालिक वही है,
परंतु 11 में बैठा हुआ है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, वो समझ नहीं आ रहा था 12th में LA15 का क्या मतलब है। LA15 हाँ नहीं, वो 12th में नहीं हो सकता, वो लगन वो पहले भाव में होगा। वो ये आपका 12 नंबर पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, 12 नंबर पे ही लिखा हुआ है। हाँ, आप बहुत पीछे रह गए ना। 12, आप 11 बोल रहे थे, पहले 12 बोल दिया। LA का मतलब होता है लगन, एसेंडेंट इंग्लिश में अच्छा लिखा होता है, ASC अच्छा एसेंडेंट। और ये 12वां आपका ना लगन है, पहला भाव है, ये इसको बोलते हैं लगन। यानी आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, वो आप यहाँ हैं, यहाँ से आप ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं? देखो, आप छठे घर में बैठे हैं। ठीक है। तो पतला दुबला शरीर रखेगा, कोई विरोधी जीवन में नहीं आएगा, कोई कंपटीशन दिमाग में नहीं है, सेल्फ स्टाइल, ये है परिणाम है उसका। और कोई खास बीमारी भी नहीं होने वाली आपको, क्योंकि बृहस्पति वहां चला गया। तो वहां जाकर के इंडिकेट करता है। आप तो पहले ना पिछले मैं बता देता चलो, ये पहला भाव है, फिक्स है। दूसरा फिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप ऐसा माने यहाँ पे कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ भाव है, फिक्स है, वो कोई राशि नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा हुआ। जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राशियों के नंबर हैं। पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, सिंह राशि है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर है, कुंभ राशि। इनके मालिक वगैरह मैं सब बता चुका हूँ। मेष का, जैसे मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, वृषभ और तुला राशि का मालिक शुक्र है, मिथुन और कन्या राशि का मालिक बुध है, कर्क का मालिक चंद्रमा है, सिंह राशि का सूर्य है। फिर यहाँ पहुँच गए 9th में, 9th और 12th का जो मालिक है बृहस्पति है। 10 और जो 11 नंबर की राशि हैं, यानी मकर और कुंभ राशि, इसका मालिक शनि ग्रह है। तो ये बता चुका हूँ, अब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। LA मतलब लगन, यानी आपका शरीर। आपका शरीर जब पैदा हुए थे तो भी कम वजन के थे, ज़्यादा वजन नहीं था, वजन कम था, क्योंकि आज छठे घर में ना थोड़ा सा कोई कमी रहती है। और प्री डिलीवरी होगी माता जी को। आप पूछना उनसे, 9 महीने पूरे नहीं हुए होंगे, हैं? पता नहीं ना, पूछ लेना उनसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, 9 महीने क्रॉस कर दिए थे। मेरा वेट भी कम नहीं था, अब बॉडी वेट मैं, भी कम नहीं था। अब आप कम का मतलब है जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा कम। और 10 दिन नहीं, 15 दिन ज्यादा पहले था। होगा। ज्यादा था तो भाई, ये फिर कुंडली का जो है, ये जो फसूतर तो ऐसा लगता नहीं ना, ये मामला तो वही बैठता है, कहीं ना कहीं और बात होगी। बीमार तो नहीं थे कहीं नहीं नहीं, बचपन में? कुछ भी नहीं था। हाँ, तो वो ये बात, बीमारी तो नहीं देता बृहस्पति यहाँ बैठ के, थोड़ा लीवर को खराब करता है। कब? जब आदमी का खुद का खाना पीना जो है एक सात्विक ना हो, तब। जब सात्विक है तो घबराने की बात नहीं। और कोई क्वेश्चन? सेकंड चाइल्ड का भी इसी से पता चलता है ना, 7th हाउस से, सेकंड चाइल्ड के बारे में। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड का फिफ्थ से हाँ, सेकंड वो का। कैसे पता चलता है सर? 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो किस कंफर्ट पोजीशन में है, खुद पीड़ित नहीं है, अगर साफ सुथरा है तो डिलीवरी आराम से होगी। अबॉर्ट होने वाला है, राहु के साथ बैठ गया अबॉर्ट हो सकता है, केतु से बैठ गया अबॉर्ट हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, खराब हो सकता है। और फिर 9th हाउस थर्ड चाइल्ड का होता है, 11th फोर्थ का होता है। फिर इसके बाद में चला जाता है 12th हाउस, सेकंड नंबर। ऐसे चक्कर पूरा घूमता है। कितने बच्चे हो गए, क्वेश्चन में कितने बच्चे, गलत है। बच्चे तो 20-30 कर लो, जितने मर्जी कर लो, पर कब कर रहे हैं, क्या करने, वो मैटर दूसरा चला जाता है, ये शोध का विषय चला जाता है। तो ये मैटर जैसे खत्म हो गया। जैसे हम सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली, तो उसमें सबसे पहले जो सन है उसी को देख के काफी कुछ पता चल जाता है ना, कि उसकी सोल, आत्मा कैसी है, नहीं सर? हाँ, सन को आत्मा सन का कारक माना कारक गया है, मानते हैं। और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो उसको देख के ही पहले पता चल जाता है ना सर, कि उसकी आत्मा कैसी है, कैसे वो कितना प्योरिटी है, ऐसा है क्या? सन के साथ प्योरिटी शब्द इससे नहीं कह सकते अपने। सन ओके। जो है ऑटोमेटिकली प्योर है, तो हाईली सात्विक ग्रह है कोई है तो सन है। सच्चाई 100% सन के पास है। सन जितना अच्छा होगा उतना व्यक्ति उसी मोड पे होगा, और
सात्विकता कूट कूट के भरी होगी, डिसिप्लिन होगा, प्रिंसिपल वाला होगा। बृहस्पति ग्रह संस्कारित ग्रह है, तो संस्कार उसके अंदर कूट कूट के भरे होंगे, अध्यात्म कूट के भरा होगा। तो ये अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो पता लगता है सभी ग्रह अपना रोल अदा करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं। राहु केतु को एक बार छोड़ दीजिए, 7 ग्रह मेन होते हैं, इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक पे बात चलती रहती है। राहु केतु तो क्या करते हैं, उस काम को या तो खराब कर देते हैं, या घटा देते हैं, या बढ़ा देते हैं। ये स्टिमुलेट का काम करते हैं, कैटालाइस्ट इनका रोल होता है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आपको एक चार्ट दिया था, क्या भैया इसको प्रिंट कर लीजिए। अब इस पे देखिए, सबके पास है ना? जी सर। तो मैं एक एक का बोलता हूँ, नक्षत्र किसका क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास तानिया जी को खुला हुआ है। तानिया जी का जो नक्षत्र है, चंद्रमा जिस राशि के ऊपर होगा, अब आप देखेंगे उसका नक्षत्र माना जाएगा वो। तो चंद्रमा जो है विशाखा नक्षत्र पे है, तो आप नोट कर लीजिए विशाखा नक्षत्र। देखिए कौन से नंबर पर आ रहा है, 16 नंबर पर आ रहा है। 16 नंबर पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए तानिया जी, पहले तो कर लिया। अब विशाखा नक्षत्र का जो मालिक है वो बृहस्पति ही है, शरीर का मालिक भी बृहस्पति है। अगर मैं और बात करूं तो बृहस्पति किस नक्षत्र बैठा है, वो शुक्र के नक्षत्र बैठा हुआ है, यानी दोनों विद्वान। तो नॉलेज तो मिलना ही है आपको, पढ़ाई तो बहुत करनी है, जब परिणाम आ जाता है। ज्ञान देने देना है, गुरु जी की उपाधि मिलनी ही मिलनी है, मिलेगी। तो ये सब बातें हैं। अब रही बात, आगे चलते हैं, छाया जी को देखते हैं। छाया जी का जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है, शुक्र ग्रह का। तो भरणी नक्षत्र देखिए कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पे है, निशान लगा लीजिए। जी सर। पता लग रहा है ना भरणी नक्षत्र आपका? हाँ जी, पता था? हाँ जी, हाँ चंद्रमा जी। जिस नक्षत्र बैठता है वो नक्षत्र माना जाता है, वहीं से नाम रखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसके बाद क्या करना है। हमारे पास जय श्री जुड़े हुए हैं, तो जय श्री जी का नक्षत्र है मूल नक्षत्र, गंड मूल वाला, केतु का नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र है 19 नंबर पे, निशान लगा सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वर्मा भाई साहब का। तो इनका नक्षत्र है अश्विनी, केतु का। हाँ ये जी। भी गंड मूल में माना जाता है, और ये पहला नक्षत्र है, फर्स्ट अश्विनी। नोट कर लिया भाई साहब आपने? हाँ मुझे याद है। इसमें पदों का भी क्या रहता है रोल, 1 2 3 हाँ, जो पद में? 4 चरण होते हैं, जैसे आपका हाँ 3 जी। चरण के अंदर है। हाँ तो 3 वो तो एक है। बार, तो वो एक बाद में बात कर लेंगे, पहले ठीक है, ठीक है, ठीक। नक्षत्र के है। अब रही बात मोनिता जी का। मोनिता जी का बनता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य का। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है 12 नंबर पे, निशान लगा लीजिए आप एक बार। और फिर आगे चलते हैं हम, तो गोयल साहब का है, गोयल साहब का बनता है हस्त नक्षत्र, जो कुंडली के हिसाब से देखें तो वो आपके 13 नंबर पे आता है लिस्ट में से। और फिर चलते हैं आगे, रवि किन्ना जी हैं जुड़े हुए आज? नहीं जुड़े हुए। नहीं है। रूपाली जी नहीं है, सोनिया जी है। सोनिया जी का है पुष्प नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र होता है पुष्प नक्षत्र, 8 नंबर। शनि ग्रह का, और ये 8 सर नंबर पर है। और भाव भी 8वां। हाँ जी। ठीक। भाव आपका, भाव कैसे बोलोगे आप? सर चंद्रमा आपका, 8वें राशि पे है ना चंद्रमा? हाँ वो वहीं पे नक्षत्र मिलेगा ना, यानी 8वें भाव में नक्षत्र, 4 नंबर की राशि के पर मामला बनता है। ये तो कहीं पर भी हो सकती है, पर आपके लिए चंद्रमा 8वें भाव में है, और आपका जो शनि है पुष्प नक्षत्र, वो 10वें घर बैठा हुआ है। तो इसके बाद फिर रह जाते हैं अपने पास, और मेंबर कौन सा रहेगा जो बच गया, नाम बताया गरिमा जी। गरिमा जी का है भरणी नक्षत्र शुक्र का। तो भरणी नक्षत्र 2 नंबर की राशि पर आता है। नीति जी का बनता है श्रवण श्रवण, नक्षत्र। श्रवण, हाँ। श्रवण नक्षत्र जो है आपका 22 नंबर पे है। सब हो गया कि कोई रह गया नंबर? मीनाक्षी जी भी हैं।
मीनाक्षी जी का बताता हूँ। आर्द्रा। मीनाक्षी जी का मैं कुंडली खोल लेता हूँ। कारण क्या है आर्द्रा कि नक्षत्र है। आद्रा राहु का, हाँ जी। तो देख लेते हैं क्या परिणाम दे लेंगे। मीनाक्षी मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी का मीनाक्षी जी का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र राहु का। अब इन नक्षत्रों के जो मालिक हैं, अपने नक्षत्र पर नोट कर ली सबने। अब बड़े बड़े नक्षत्र से जैसे चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट को अपने अनुसार बना लीजिए। चार्ट को पहले नंबर पे अपना नक्षत्र लिख दीजिए, उसके बाद सीक्वेंस में ले लीजिए अपने अलग अलग चार्ट में। जैसे एक अश्विनी तो स्टैंडर्ड हो गया ना। दूसरा तरीका है जहाँ पे आपका नक्षत्र है उससे, क्योंकि 3 कॉलम बन जाएंगे ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, दोनों का तीन ग्रुप बनते हैं। तो आपका नक्षत्र जो पहला आएगा उसके बाद बाकी के फॉलो करेंगे, तो 9 नंबर के बाद में फिर नक्षत्र बदल करके 3 रो बना लीजिए बाद में टाइम निकाल के। ओके सर। बताने क्या जा रहा हूँ मैं आपको कि पहले नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, जब भी कोई कार्य शुरू करें तो पहले नक्षत्र को छोड़ देंगे, ये साधारण नक्षत्र रहेगा। दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, दूसरे के बाद चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, यानी 9 नंबर की पूरी सीरीज में 5 नक्षत्र आपके लिए बेनिफिशियरी है, लाभ भी देंगे आपको। तो चंद्रमा जब इन नक्षत्रों के ऊपर से क्रॉस करेगा यूनिवर्स में, तो आपको 9 दिनों में से 5 दिन आपके लिए अच्छे जाएंगे और 4 दिन थोड़े से परेशानियों के साथ में या इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे। तो घबराना मत। ये आपको खुद की रूटीन की डेली चेक करने की बताई विधि भी, आज मेरा नक्षत्र कौन सा चल रहा है, जिससे मेरे को क्या सावधानी बरतनी है, नहीं बरतनी है, मैं कैसे जीवन जीना है, तो अपने आप को वैसे मेंटेन करना है। तो बात नक्षत्रों की पकड़ में आ गई सारी, या कहीं से क्वेश्चन आता मुझे पूछें, आप बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब महावीर भाई साहब का नंबर अश्विनी नक्षत्र है पहले नंबर पे, हाँ तो जी। ये सारणी पूरी की पूरी काम कर जाएगी ऐसी कैसी। तो आपका भरणी नक्षत्र, रोहिणी 4 नंबर, और आद्रा 6 नंबर, और पुष्प नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र में जो भी कार्य शुरू करेंगे या इस दौरान कार्य हो रहा होगा, वो सारा अच्छे तरीके से खुशी देने वाला होगा, कुछ गेन्स के साथ देगा, कुछ फायदे की बात करेगा। ठीक है। और बाकी जो बच गए हैं उनमें से संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। हम्म। तो अपने को डेली का, जैसे आज बात हमने कर रहे हैं, तो ये नक्षत्र जो चल रहा है अभी का, वो पुष्प नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा है। शनि का ठीक। चौथा नक्षत्र चल रहा है, पुष्प मालिक शनि ग्रह है। हाँ तो जी। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने लाइन लिखाई हुई है। केतु है अश्विनी का, भरणी का शुक्र है, कृतिका का सूर्य मालिक है। तो हाँ जी। इसके साथ अगली रो में भी वैसा ही है, श्रवण का भी मालिक चंद्र है, हस्त का भी मालिक चंद्रमा है। तो 3 रो है ना, तो उसका ये मालिक है उसके, और नक्षत्र है 3 के। जैसे हर ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, तो हाँ 9 जी। हाँ जी। 9 ग्रह हैं, तो 27 नक्षत्र बन गए। तो 3 का ग्रुप, 9 का ग्रुप बनकर 3 पार्ट हो गए। तो इसको लेना है। जो मेरे पास कल परसों किसी ने पूछा था कि मैं आज उदास बहुत ज़्यादा हूँ, तो भाई उदास इसलिए आज नक्षत्र आपके फेवर में नहीं है, तो कल से ठीक हो जाएंगे, इतने बजे बाद ठीक रहेंगे बस। अब रही बात दूसरी, इन जनरल क्या करें। जब भी मैं कुंडली दिखाता हूँ आपको, ये इस वक्त की कुंडली है, जब भी चंद्रमा पहले भाव में, दूसरे में, तीसरे में, यानी टोटल मिला करके 6 दिन और पौने 7 दिन मानो टोटल, तो 2.25 दिन रहता है चंद्रमा। इनमें जब विचरण करता है तो काफ़ी हद तक हमारे अच्छे परिणाम देता है। फिर यहाँ अच्छे परिणाम मिलते हैं 5वें भाव में, 7वें मिलते हैं, फिर 9वें मिलते हैं, 10वें 11वें मिलते हैं, यानी 1 2 3, और ये 1 2 3, और फिर ये वाला 2, ये 6 8 घर, 12 में से 8 राशियों में परिणाम लगभग अच्छे मिलते हैं। तो 4 अच्छे
इच्छानुसार नहीं मिलते। तो हमें पता होना चाहिए अगर वो चंद्रमा जो है 8वें घर में विचरण कर रहा है तो यहाँ पे शारीरिक बीमारी हो सकती है, कोई मौसमी असर पड़ सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है। 6ठे में कर रहा है तो विवाद हो सकता है। 12वें में जाता है तो खर्चा हो सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 10वें में, 9वें में, 11वें में करेगा तो आपको कंफर्ट्स पे कुछ गेन्स प्राप्त होते रहेंगे, कुछ धर्म के कार्य यहाँ होंगे, यहाँ कुछ कर्म होंगे, यहाँ लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ करके। और तीसरे में भी चला गया तो कुछ छोटी यात्रा करेगा। चौथे में चला गया तो मानसिक कार्य करने होंगे, मानसिक शांति प्राप्ति का भी मार्ग बनता है और डिस्टर्ब होने का भी मार्ग बनता है। तो कुल मिलाकर के नक्षत्रों का जो रोल है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, इसके अलावा दूसरे ग्रह भी है, वो लंबे तक टिकते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो रोज एक नक्षत्र बदलता है, तो 27-28 दिनों में सारे नक्षत्र कवर कर लेता है। और सूर्य भी 1-1 डिग्री आगे रोज बढ़ता है। तो महीने के 28-29 दिन जो मानते हैं अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसमें ये जो तिथियों का रोल है, पंडित जी लोग देखते हैं पंचांग, तो वो इस हिसाब से देखते हैं कि आज नक्षत्र क्या चलता है। उनकी थ्योरी मिलती जुलती होती है, पर वो थ्योरी मुझे ज़्यादा मैं नहीं, मैं डायरेक्ट सामने जो नज़र बात आ रही है उसी पे करता हूँ। अब तक की वार्तालाप में कुछ समझ में आया? हमारे से बोलिए महावीर जी। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया ना कि भाई दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां नक्षत्र भाई लाभदायक है, तो 9वें के बाद जो आगे हैं 10, 11, 12 उसमें वो फिर क्या 10वां नंबर 1 बन जाएगा ना, फिर आगे 1 बन अच्छा जाएगा। ठीक है। अच्छा 10वां 1 बन जाएगा, ठीक 11वां है 2 बन जाएगा। अच्छा तभी तो मैं बोला ठीक सभी को अपना नंबर पहले पे लगा लीजिए उसको, और बाकी को फॉलो करा लीजिए और 3 ठीक ग्रुप है बना लीजिए। ठीक है अपने में चार्ट अलग बना लो और चार्ट जेब में रखो अपने पास, और रोज अखबार में से या कुंडली से देख लो नक्षत्र कौन सा, अंदाजा लगा लो भी आज दिन मेरा कैसे बीतेगा। खुद को चेक करने की बात है ना, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे दूसरों को कैसे बताएंगे। नहीं ठीक बात, बिल्कुल ठीक। मीनाक्षी जी बोलिए, मीनाक्षी जी बोलिए, हैंड रेज किया आपने। मोनिता जी बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी हैंड रेज पड़ा है, छाया जी का पड़ा, बोलिए छाया जी। सर जैसे 4 चरण होते हैं जैसे हर नक्षत्र के, तो उनका चारों का क्या अलग-अलग इफेक्ट होता है या कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता उनका? हम ये गहरी बात और लंबी आ गई, इसको बोलेंगे उपनक्षत्र। नक्षत्र के बाद में उपनक्षत्र आता है, तो उपनक्षत्र जो है उसका मालिक फिर अलग सीरीज बनती है, वो परिणाम अलग अलग आएंगे। यानी मानो एक नक्षत्र 24 घंटे का है, तो 24 घंटे 2-2 घंटे का अलग अलग चरण बनता है, 2-2 घंटे का एक हिस्सा बनता है। तो उनमें चंद्रमा क्रॉस करता चला जाएगा। फिर इसके अलावा और सूक्ष्म में जाएंगे हम, चंद्रमा जो है उपनक्षत्र का भी एक नक्षत्र आगे और है, डिवीजन, यानी एक नक्षत्र के 9 भाग, एक राशि का 2.25 भाग, और एक नक्षत्र के फिर 9 भाग, एक राशि के 9 भाग। जितना माइन्यूटली हम चल जाएंगे घटना के किनारे पहुंचने की गुंजाइश बन जाती है। कोई कहता है जी मेरी शादी कब होगी, तो निकालने के लिए पूरी डेट, टाइम, इतने बजे कितने मिनट पर शादी हुई, ये निकाला जा सकता है। इसके लिए समय की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और अभ्यास की बात बनती है, क्योंकि ऐसा बताना कई बार इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि सामने वाले पास टाइम डेट का थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता, टाइम गलत होता है। टाइम गलत हुआ नहीं कि सारा खेल बिगड़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए भी, या तो बिल्कुल टाइम पक्का पता है तो करेक्ट टाइम करके फिर हम चलें, तो निकाल सकते हैं कि डिलीवरी किसी की होने वाली है तो बताया जाए कि डिलीवरी इस वक्त होने की पूरी संभावना बनती है, एग्जैक्ट टाइम निकाला जा सकता है। इनके चरणों से, चरणों को तो ये वैदिक ज्योतिष है, मैं तो केपी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा नक्षत्रों के हम डिवीजन करके चलते हैं आगे, जो साइंटिफिक विधि बता रहा हूँ आपको। तो सर जैसे भरणी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र है, तो मतलब मेरी कुंडली में राशि जहाँ पर शुक्र जहाँ पर आएगा तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा उससे कि शुक्र भरणी मेरी नक्षत्र आपका
नक्षत्र भरणी है ना, तो भरणी में आप जो भी काम करेंगे वो ज़्यादा आपको कोई साधारण से रह जाएंगे। तो भरणी के बाद जो नक्षत्र कृतिका आता है नेक्स्ट चरण, वहां जो काम करेंगे वो लाभ दे जाएगा। भरणी में नॉर्मल रहेंगे आप, पर कुछ गेन की बात करें, कुछ विशेषता की बात करें, कुछ क्लीजन की बात करें, या कुछ विशेष कार्य शुभ करने चाहते हैं, वो फिर आप अगले नक्षत्र में करिए, कृतिका में करिए, या एक छोड़ के अगले चौथे नक्षत्र में करिए, या छठे में करिए, या आठवें नौवें में करिए। यानी जो नक्षत्र आपका है उससे जस्ट पीछे वाला नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके नक्षत्र से जस्ट पीछे वाला नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी 9वां नक्षत्र हो गया वो। और 27वां नक्षत्र जो बनेगा लास्ट में जाके, वो और भी कीमती होगा, बहुत कीमती होगा। अब इसको अभ्यास करोगे तो पता लगना शुरू हो जाएगा। अभी आज मैंने एक विचार दिया आपको, अब अगले सप्ताह जब बात करेंगे तो ये क्या इसमें क्वेश्चन निकल के बाहर आएंगे, किसके क्या क्या परिणाम है, सब मुझे बताएंगे। कंट्राडिक्टरी कंडीशन हो सकती है, अब इसके पीछे कारण क्या है कि हम तो मोटे तौर पे बता दिया मैंने ऐसा करके ऐसा होना चाहिए, परंतु गहराई में जाएंगे तो कितने डिग्री के ऊपर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और एसेंडेंट की डिग्री कितनी है, और उसका उपनक्षत्र कितना है, कैसा है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। मोटे तौर पे एट ए ग्लास बोलेंगे ना, तो जैसे मैंने वार्तालाप किया, एट ए ग्लास की आपके साथ, कोई बहुत बड़ा फिक्स नहीं है। एट ए ग्लास ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है कहीं में, जैसे तानिया जी बोली मैं तो स्वस्थ हूँ ठीक है, तो उसका मीनिंग ये निकल जाता है कि इनकी कुंडली को गहराई में जब उतरेंगे तो पता लगेगा भी ठीक ठाक था मामला, पर जो है उसने अपना रोल अदा कर लिया कि शरीर पतला दुबला रखेगा, ये उसका मोटा फार्मूला हो गया, मोटापा शरीर पर नहीं आने देगा वो, ये पता लग गया यहाँ से। या कोई इनके विरोधी ज़्यादा नहीं होंगे, शत्रु नहीं होंगे, कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा जीवन में, तो ये चीज़ें यहाँ से पता लग जाती है। परंतु हम इसको गहरे उतरेंगे तो फिर सारी बातें और अच्छी से पता लग जाती है। और कोई जानकारी किसी को चाहिए हो तो? इस टॉपिक से हटके कुछ पूछना था। हाँ बोलो। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, हाँ तो इस टाइम पे ना मतलब हमें ये तो सिखाया है भी ये नहीं करना ये नहीं करना, पर ये कभी किसी ने नहीं सिखाया भी क्या करना होता है। पितृ पक्ष जो होता है 9th हाउस होता है। पितृ जो पितरों का घर है 9th हाउस से देखते हैं हम लोग, यानी पूर्वज, हमारे जो पहले वाले लोग हैं, जो हमारे से ब्लड से जुड़े लोग हैं पारिवारिक दृष्टिकोण में, और सिटी छोड़ के चले गए, तो उनका जो हाउस है वो 9th हाउस माना जाता है। तो 9th हाउस को धर्म का भी माना जाता है, अध्यात्म का भी माना जाता है, यात्राओं का माना जाता है, हायर एजुकेशन का माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या होता है, ये जो बताया जाता है कि जो पंडितों के द्वारा या धार्मिक गतिविधियों के द्वारा बताया जाता है, आप उसको उस नज़र से मत देखिए, आप उसको हमेशा के लिए हमेशा ही देखिए ऐसे कि जब भी कार्य करें कोई, तो अपने पूर्वजों को थैंक्स कहने में क्या बात जाता है, दुआएं देना करना। अब दादाजी परदादा जी और दादी नानी परनानी बहुत से लोग होते हैं ना, तो ये यही हमारे पितर बोलते हैं इनको, उनका ऋण लेके आते हैं हम। कैसे ऋण लेके आते हैं? धरती पर जो एक नियम चलता है, जब पहली बार जब आत्मा अवतरित हुई थी धरती पर, उस वक्त जो हॉरोस्कोप बना था, वो हॉरोस्कोप आज भी जारी है उस आत्मा के लिए। शरीर बदलता चला गया, आत्मा वही है। अगर जन्म में रह के कर्मों का संतुलन नहीं बना, कुछ कमी रह गई, प्लस माइनस हो गया, प्लस हो गया तो भी जन्म नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा माइनस हो गया तो भी जन्म नहीं मिलेगा। जिसके कर्म बहुत ही अच्छे हो जाते हैं तो दोबारा जन्म लेने में दिक्कत आती है उनको, क्योंकि वैसी माता चाहिए ताकि उस बच्चा पैदा वैसे कर सके। और अगर बहुत खतरनाक व्यक्ति पैदा कर मतलब धरती पर रह गया, बहुत गलत काम कर रहे हैं, आतंकवादी तरीके से कर रहे हैं, बहुत यानी उसका साधारण काम नहीं बोलते, तो उनको दोबारा जन्म नहीं मिलता, उनका लेवल नीचे का होता है। वो जब दोबारा लेंगे तो वैसी माता भी चाहिए, तो भटकती हुई आत्मा मानी जाती है। देवी देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं, और नीचे पशु तुल्य होते हैं। तो जनरली देखेंगे इस वक्त राहु ग्रह का बड़ा रोल है पूरे विश्व के अंदर, केतु का रोल कम है। राहु मतलब सारा आकर्षण में कंफ्यूजन पैदा कर देना,
और बड़े भारी तरीके से बदलाव लाना। केतु का होता है सकारात्मक सोचना, अध्यात्म के बारे में वर्णन करना, अपने बारे में जानने की ख्वाहिश रखना। राहु का दूसरों को जानने की ख्वाहिश रखना। दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो हम जो बात कर रहे हैं कि 9th हाउस की पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष वो जो दिखाई तो देते नहीं पर है, आत्माएं किसी न किसी रूप में तो चली गई हैं, तो कुछ हमारा हिसाब किताब पेंडिंग रह गया होगा, तो उसको चुकता करने के लिए 9th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं वो वहां से पता लगता है। 9th हाउस में अगर किसी का सूर्य बैठा है, किसी का गुरु बैठा है, किसी का बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, तो राहु बैठा अच्छा नहीं माना जाता, केतु फिर भी ठीक माना जाता है। तो जो ग्रह बैठा है उसके आधार पर हमारे पितरों का प्लस और माइनस मिलता है। और आप ये देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं हम सब लोग, ये पितरों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। आप कैसे माने हैं वो अलग बात है, क्योंकि उनका कुछ प्लस किया हुआ हमें मिल रहा है, कुछ हमारा मिल रहा है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं। तो 9th हाउस भाग्य का भी होता है। खाली होना तो उसके अंदर जो राशि तो लिखी हुई, कोई क्या लिखी हुई है? 12 नंबर। तो 12 नंबर का मालिक कौन है? 12 नंबर राशि है कि पाइसेस, मीन राशि, इसका मालिक बुध बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। वो आपका बैठा है 8 नंबर राशि पे, 5वें भाव में। तो 9th का कनेक्शन हो गया 5वें से। 5वां क्या है? इस जन्म में जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कार्रवाई इनोवेशन कर रहे हैं, वो हो गया, वो हो गया। यानी जो अब आप काम कर रहे हैं वो पितरों के बात चलिए तो उनके माध्यम से मानो, या आपके भाग्य में जो कुछ होना है उसको आप रिनोवेट यानी इनोवेट कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं उसके अंदर, उसको बढ़ा रहे हैं अच्छे के लिए, जिसमें आपको आनंद मिलने वाला है, आनंद मिलेगा। अगर आप कार्य में आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो पितरों के द्वारा किया गया कुछ योगदान था, उसकी वजह से कुछ उनका मिश्रण भी है, कुछ प्रतिशत शामिल है, ये यहाँ से पता लग गया। तो थैंक्स करना चाहिए हमेशा ही। माता पिता को तो कहते ही हैं, जो दुनिया में नहीं है उनको भी तो करना चाहिए ना। तो उनके लिए कोई दिन फिक्स किए हुए हैं, ये वाले श्राद्ध वाले, जो ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं भी, इनको श्राद्ध के दिन चलते हैं। फिर नवरात्रों के बीच में क्या होता है, उनका जो शक्ति की देवियों के रूप में 9 ग्रह हैं उनको पूजते हैं। हर ग्रह को देवी के साथ कनेक्ट किया गया है मान्यताओं के आधार पर। आप तो ये मानो ना, परमात्मा तो सबसे अलग है ना, तो देवी देवता तो सब लोग होते ही हैं, हम भी तो देवी देवता ही हैं, परमात्मा तो अलग है। तो आप अपने 9th हाउस को और बलवान करने के लिए 12th हाउस का सहारा लीजिए मेडिटेशन के द्वारा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सारे ग्रह, मेडिटेशन, परमात्मा को डायरेक्ट याद करना, ग्रह नक्षत्र नीचे होते हैं, तो वो परे की चीज़ है। तो ऐसा भी माना जाएगा ना कि वो सारे मित्र अपने आप हो जाएंगे, आपके सारे ठीक हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे, कहीं बचेगा ही नहीं, कैथारसिस हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसमें लगा सकते हैं। तो आज का समय समाप्त हो रहा है, जा रहा है। कोई और बात किसी ने पूछनी हो तो बोल सकता है। सर, आपने ना जब फर्स्ट हाउस के बारे में बताया था, तो आपने कहा था कि पहले हाउस में शनि सूर्य सबसे अच्छा होता है और शनि एकदम नीच का होता है। शनि, तो सर इसका अर्थ क्या होता है? मतलब शनि कमजोर होता है या किस वे में बुरा होता है? नहीं, वो भाषा थोड़ी सी गलत है, नीच ऊंच का भाषा ऐसे नहीं है। यानी जो, चलो मैं एक बात लिखवा ही देता हूँ। ये जो पहला घर है ना, वो नैसर्गिक तौर पे देखें तो पहली राशि का है, मंगल का घर है, मंगल की जमीन है, जमीन मंगल ग्रह की है। यानी वो जो स्टार्स का एरिया बनता है 30 डिग्री का, उसका मालिक मंगल है। मंगल का मित्र सूर्य है, मंगल का शत्रु शनि, रोधी। शनि धीरे धीरे चलता है, मंगल बड़ा फास्ट चलता है। मंगल एनर्जी है पुशअप करने की, और सूर्य एनर्जी वैसे ही है, तो मित्र उसका ये।
मंगल के मित्र कौन से हुए? बृहस्पति हुआ, चंद्र हुआ और सूर्य हुआ। बुध ग्रह मित्र नहीं है, शुक्र मित्र नहीं है और शनि तो बिल्कुल नहीं है। राहु मित्र मंगल का नहीं है। केतु कुछ फॉलो करता है उसको। तो आप पहले नंबर को जमीन ये होगी, तो इसमें जो ग्रह सूर्य का होगा तो सूर्य की पावर बढ़ जाएगी, यानी वो उसके पास डैशिंग पर्सनैलिटी होगी। मत्था चेहरा बड़ा होगा, थोड़े बाल उड़े होंगे। लेडी है तो उसके चौड़ा मत्था होगा, आंखें थोड़ी सी लाल रहेंगी और पर्सनैलिटी में थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी होगी। अब रही बात सेकंड भाव में, सेकंड जमीन बनती है शुक्र ग्रह की, राशि नंबर 2 है, वृषभ राशि। जमीन शुक्र ग्रह की है और इस पे जो अधिपत्य है, जिसका मकान बना हुआ है, वो तो शुक्र का तो है ही, साथ में जो मेन मकान है बृहस्पति का है। तो सेकंड हाउस में जो बृहस्पति बैठता है तो बड़े अच्छे परिणाम देता है। थर्ड हाउस जो होता है वो जमीन होती है बुध ग्रह की, पर मालिकाना जो रजिस्ट्री करा रखी है वो मंगल ने करा रखी है, मकान उसने मंगल ने बना लिया। जमीन किसी की है, दबंगता से कब्जा कर रखा है। तो थर्ड हाउस जरा पुरुष तत्व का साहस का होता है, आदमी कितना डेयरिंग पर्सनैलिटी में आता है। वो थर्ड हाउस मंगल बैठा हो तो बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी बन जाता है, मुश्किल काम दुनिया के आसान करना शुरू कर देता है। चौथे भाव होता है चंद्रमा का, जमीन तो चंद्रमा की है। अब इसमें मकान जो है चौथे का चंद्रमा भी है बुध का, तो इसके अलावा चौथे घर में कोई और ग्रह जाएगा तो चंद्रमा के, चूंकि चंद्रमा के पास पानी है ना, जो तरल पदार्थ लिक्विडिटी है, तो वहाँ मकान तो नहीं बनते, परंतु कम से कम उसका प्रभाव जरूर रहता है उसका। पांचवा घर जमीन है सूर्य ग्रह की और मकान बना है बृहस्पति का, यानी राज दरबार में अगर बहुत राजभवन जिसे बोलते हैं वो पांचवा घर हो गया, अगर बृहस्पति वहाँ बैठा हुआ है तो व्यक्ति राजभवन से जुड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ेगा। सूर्य के साथ है तो और भी अच्छी बात है। छठा जो है वो जमीन है बुध ग्रह की और मकान जो बनाया जिसने बुध ग्रह ने बनाया और केतु ग्रह ने बनाया हुआ है। सातवां घर है शुक्र ग्रह का, जमीन शुक्र ग्रह की हो गई और जो मकान बना हुआ है शनि ग्रह का बना हुआ है। तो यहाँ शनि ग्रह, शुक्र के शनि ग्रह का जो गहरा संबंध है वो शुक्र से है, यानी शनि ग्रह की प्रेमिका है तो शुक्र ग्रह है। तो जिनका भी शनि ग्रह साथ में होगा उसका जो पति है अच्छा मिलेगा, उसको काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे दोनों जने। अब आठवें घर में मकान तो है मंगल का और इस पे जो निर्माण कार्य किया गया है वो मंगल ने तो किया है, शनि ने भी किया हुआ है। नौवां घर जो है वो बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति तो उसमें मालिक है ही, अपने घर में बैठा हुआ है ऐसा माना जाएगा। केतु भी इसमें अच्छा परिणाम देता है। 10th हाउस जो है शनि ग्रह का मकान है, शनि इसमें पावरफुल है। 11th में मकान शनि का है, यहाँ भी पावरफुल शनि है। और 12वां घर जो है बृहस्पति का है, इसमें बृहस्पति के साथ में राहु का भी मकान बना हुआ है। तो मेरे को लगता है सारा कुछ क्लियर हो गया। अब कुछ रह गया? लेक्चर होता है 42 मिनट का, 45 मिनट का, तो ये देखो 9 बजे 10 मिनट हो गए, मेरे को तो 70 मिनट हो गए हैं बात करते को। कोई बची की बात तो फिनिश करें और बात को माइंड अप करें। कोई रह गया हो तो बात करें, मन में बात रहनी नहीं चाहिए। बताइए कोई है या समाप्त करें? ओपन, सबको ज्ञानी बन गए, जरूरत नहीं है। अच्छा तो फिर आज की ये हैंड रेज कर रखा है किसी ने, पता नहीं किसने कर रखा है। मोनिता जी का है। मोनिता जी का? मोनिता जी क्वेश्चन बहुत पूछती हैं। मोनिता जी बोलिए। नहीं, मैंने नहीं हैंड रेज किया भाई जी, मैंने नहीं किया हैंड रेज। एम नाम से हो रखा है किसी का। चलो महावीर भाई का होगा, महावीर भाई जी का वो होगा। गलती से होगा, तो मेरे से गलती से। ओके, अभी मैं समझता हूँ कि सब आज की मीटिंग की वार्ता से अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ अगले सप्ताह जब मिलेंगे तो इसके जो अभ्यास होंगे उसमें जो क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, जिज्ञासा उनको शांत करेंगे और नए टॉपिक 8वें घर से लेंगे और कुछ विशेष बातों को बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों ने बड़े प्यार से बात सुनी, बड़े क्वेश्चन पूछे, अपना समय दिया। मुझे बताने में कहीं भूल चूक रह गई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि जितना कि समझ मेरे को आता है उतना ही बताया जा सकता है। मैं बहुत बड़े विद्वान तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत जितना आज तक सीखा समझा वो बताता हूँ। फिर भी थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो हमें करना चाहिए आपका। आप इतने ज्ञान बांट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप बताते हैं अच्छी बातें हैं, लेकिन हम उस लेवल तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा। पर कुछ प्रिलिमिनरी चीजें सीख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट बन रहा है, कोशिश करते हैं देखने की, सीखने की। तो इसको आप चलाए रखिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी से हो जाएंगे। कारण क्या है, जो मुझे बहुत दिनों बाद समझ में चीजें आई हैं वो मैं आपको तुरंत बताने में लगा हूँ और एज इट इज देने में लगा हूँ, जो मेरे अनुभव के साथ में। कहीं मिलावट नहीं है दूसरे की, जो मुझे समझ में आता है कहीं से उधार का भी नहीं है। जो मुझे समझ में आता है ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि विराट ये सब्जेक्ट बड़ा विराट है, इसको हम लिमिट में नहीं बांध सकते, अनलिमिटेड है ये। तो इसको थोड़ा और गहरे में समझने के लिए इसके ऊपर क्षेत्रों पे चलेंगे ना, जब चर्चा आएगी तब प्रिडिक्शन करने का मजा और आएगा। आपको अपने बारे में, खुद के बारे में पहले आप पता लगाइए। पैदा हुए थे तो क्या हुआ था, जब 5वीं क्लास में थे तो क्या हुआ, 10वीं में क्या हुआ, आगे बढ़े तो क्या हुआ, मित्र मंडली कैसी बनी। धीरे धीरे करके ना आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पढ़ाई की, यहाँ ये हुआ। तो आप फिर जब खुद पे रिसर्च कर चुके होंगे कॉन्फिडेंटली, तब आप आगे बात कर पाएंगे दूसरों को बताने में। बहुत सही। पुनः सबका स्वागत है अगली बार, शुभरात्रि, और धन्यवाद के साथ नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। खुश रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।